सबसे पहले बात करेंगे कि जो वैदिक कल्चर थी और हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, दोनों में अंतर क्या देखने को मिलता है। तो आप एक तरफ वैदिक कल्चर लिख सकते हो, वैदिक संस्कृति, और दूसरी तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या था जान लीजिए। जो वैदिक संस्कृति थी, इसका विकास जो हुआ था वो ग्रामीण व्यवस्था के आधार पर हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जीवन पद्धति थी वह क्या था, ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित था। किस पे, ग्रामीण व्यवस्था पे। ठीक है। वहीं पर आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो हमको यहाँ पर नगरीय सभ्यता, नगरीय विकास, शहरीय विकास उसको भी बोलते हैं, उसका प्रमाण हमको दिखाई देता है। तो जो सिंधु सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक कल्चर था, वैदिक संस्कृति थी, यह क्या थी, ग्रामीण व्यवस्था थी। दूसरी तरफ आप यदि वैदिक संस्कृति में देखोगे तो यहाँ पे आपको घास फूस या फिर बांस इत्यादि के मकान मिलेंगे। घास फूस मकान जो होंगे, इनके पेड़ पौधों के बने होंगे। लेकिन यदि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखोगे तो पक्की ईंटों का प्रयोग करके, पक्की ईंटों का प्रयोग करके क्या मिलेगा, ये अपने घरों के निर्माण करेंगे। चाहे आप कोई भी देख लो, हड़प्पा देख लो, मोहनजोदारो देख लो, धौलावीरा देख लो, कालीबंगा देख लो, लोथल देख लो, हर जगह से आपको पक्की ईंटों के प्रमाण मिलेंगे। और वहां पर क्या है कि उनका निर्माण किया गया। लेकिन जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा आओगे वैदिक कल्चर में, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसे कोई पक्की ईंटों के हमको स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। यहाँ के मकान अधिकांशतः हमको घास फूस इत्यादि के मिले हुए हैं। ठीक है। अगला, वैदिक कल्चर के लोग जो थे ये घोड़े से अच्छे रूप में प्रचलित थे, जिनको जान पहचान थी इनकी घोड़े से, इनको घोड़े के उपयोग में लाते थे। लेकिन ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये घोड़े के प्रयोग से, मतलब उसको पालतू बनाने में सफल थे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको घोड़े के अस्थियों के प्रमाण, दांतों के प्रमाण मिले अवश्य हैं, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इसका प्रयोग पालतू पशु के रूप में अन्य किसी कार्य में करते रहे हो, इसका प्रमाण नहीं मिला है। जबकि वैदिक कल्चर से, वैदिक संस्कृति से कई सारे ऐसे प्रमाण या उल्लेख मिलते हैं जहां से हमको पता चलता है कि ये लोग घोड़े को पालतू पशु के रूप में यूज करते थे। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या है भाई अंतर का दोनों में, कि भाई जो वैदिक कल्चर में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें हमको विभिन्न प्रकार के देवताओं की स्तुति करते हुए देखते हैं। चाहे आपके इंद्र हो, वरुण हो, अग्नि हो, मित्र हो, रुद्र हो, ये सभी के सभी वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है। हालांकि देवियों की भी जानकारी मिलती है, जैसे उषा, सावित्री, तो ये थी देवियां थी, लेकिन प्रधानता किसकी थी, देवताओं की थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोग जाओगे तो जस्ट उल्टा दिखेगा आपको कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पर देवियों का प्रमुख स्थान था, देवियों का, जबकि देवताओं की संख्या वहां पर हमको कम देखने को मिलती है। क्यों, ऐसा क्यों है भाई, कैसे पता चला, तो मदर गॉडेस, जिसको हम लोग मातृ मृण मूर्ति बोलते हैं, उनकी संख्या हमको अन्य किसी पुरुष जो मृण मूर्ति है उसके ज्यादा मिलती है। तो इससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देवी प्रधान था, अर्थात मातृ सत्तात्मक था, और जो आपका इन वैदिक कल्चर है ये, इसमें देवताओं के प्रमाण ज्यादा मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका ये क्या था, पुरुष प्रधान समाज था। अगला पॉइंट देखिए, हमको वैदिक कल्चर में युद्ध के प्रमाण कई सारे मिले। आप लोगों ने को मैंने बताया भी था, दशराग युद्ध, तो ऐसे कई सारे युद्ध के प्रमाण हमको, विद्रोह के प्रमाण काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं वैदिक कल्चर में, वैदिक संस्कृति में। लेकिन आप पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को उठा के देख लोगे, कहीं एक जगह से भी आपको युद्ध के प्रमाण नहीं मिलेंगे। हम तब भी मान लेते जब हमको तलवार, भाला या फिर कोई लड़ने वाला अस्त्र मिलता, तब भी मान लेते ठीक है, हमको उल्लेख नहीं मिला
तो कोई तो ऐसा एविडेंस मिले जिससे हम मान लें कि उस काल के लोग आपके युद्ध करते रहे हों। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी प्लेस से हमको किसी भी प्रकार के हथियार जो कि युद्ध में प्रयोग किए जाते थे उनका प्रमाण नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग युद्ध करते थे, तो भैया सीधे सीधे कर दीजिएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण हमको नहीं मिला है। एक ऐसा स्थान है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहां पर कुछ कंकाल मिले हैं जिनकी हड्डियों पर कट के निशान हैं, ऐसा माना जाता है कि वो तलवार से होंगे, और कुछ व्यक्तियों ने उसे आर्य आक्रमण से जोड़ दिया है, जबकि यह पूर्ण रूप से गलत है। तो इसको उस एक एग्जाम्पल के आधार पे पूरे सिविलाइजेशन को युद्ध के मामले में नहीं झोंका जा सकता। किसी भी चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उपरयुक्त प्रमाण देना पड़ेगा। अगला पॉइंट कि भाई हमने अभी बताया कि वैदिक कल्चर पितृसत्तात्मक था। वैदिक सभ्यता की तरफ आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वह पितृसत्तात्मक था, अर्थात पुरुष समाज था, पुरुष प्रधान। वहीं पर हड़प्पा जो संस्कृति थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, वह क्या थी? आपकी मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है भाई? वैदिक कल्चर में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का आधार था वैदिक कल्चर में, वो कृषि और पशुपालन था। कृषि और पशुपालन था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में आएंगे तो कृषि और पशुपालन के साथ साथ उद्योग भी जो है यह क्या था? आपका आधार था। तो प्रमुख आधार इंडस वैली सिविलाइजेशन में उद्योग था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वैदिक कल्चर के, वैदिक संस्कृति के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो आपका था क्या? कृषि एवं पशुपालन। तो वैदिक कल्चर में भी दो अलग अलग फेज हैं। तो किसमें क्या है हम आपको बता चुके हैं जब हमने आपको डिफरेंस बताया था। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुख्य आधार क्या था? तो आपका था ये आपका क्या? एक मिनट, आप ही लोगों ने किसी क्वेश्चन भेजा है? आप सर लोग मैं डिस्टर्ब ना भेजी, करें भाई। अच्छा, हमको मैं लगा कोई पहले ही विशेष। भेजी थी सर। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो था उद्योग। अगला पॉइंट, जो वैदिक संस्कृति है इसमें हमको कर्मकांड, कर्मकांड मतलब पूजा पद्धति एवं उससे संबंधित जो रीति रिवाज है, इसका प्रचलन हमको ज्यादा देखने को मिलता है। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको मूर्ति पूजा का प्रचलन ज्यादा दिखाई देता है। आपके वैदिक संस्कृति में मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिला है, न ही मंदिर के प्रमाण मिले हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला है। क्यों? क्योंकि हमको कई सारी ऐसी मातृ मृण मूर्तियां, बाकी अन्य मृण मूर्तियां मिली हैं जिनकी पूजा की जाती थी। लेकिन वैदिक कल्चर के किसी भी पुरा स्थल से हमको ऐसा प्रमाण देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा जैसे वैदिक कल्चर में इनका पवित्र पशु था गाय। वैदिक सभ्यता में, वैदिक कल्चर में इनके पवित्र पशु के रूप में गाय स्थापित थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसको चाहे बैल कह लें या फिर इनका सबसे पवित्र जो था वो एक श्रृंगी पशु था, मतलब उसके एक सिंग वाला पशु, वो उनका पवित्र देवता था। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की पवित्र आपके पशु के रूप में किसे माना गया है? तो एक सिंग वाले बैल को कह लें, एक सिंग वाले आपके पशु को कह लें, उसको माना जाता है। अगला पॉइंट, वैदिक कल्चर में आप लोग सर देखेंगे। हाँ बोलिए। सर ये वाला पॉइंट एक बार और दोहराइए। वैदिक कल्चर में उनका जो पवित्र पशु था, होली एनिमल था, जैसे हमारे और आपके लिए वर्तमान में जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वह क्या है? उनके लिए गाय इंपॉर्टेंट है, गाय पवित्र मानी जाती है। उसी प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय का स्थान लिया था बैल ने। बैल को वो लोग पवित्र मानते थे क्योंकि जो बैल का डिपिक्शन है वो कई सारे मुहरों पर, कई मृद भांडों पर, कई जगह मिलता है हमको, कई माध्यमों में, जिससे पता चलता है कि उनका जो पवित्र पशु था वह क्या था? बैल था। और बैल के अलावा कहीं कहीं हमको एक श्रृंगी पशु भी मिलता है बैल के साथ साथ, मतलब एक सिंग वाला जानवर। श्रृंगी मतलब सिंग,
एक सिंग वाला जानवर, वो भी उनका पवित्र पशु था। तो भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला, हमने आपको बताया था कि जो वैदिक कल्चर है, वैदिक सभ्यता कह लें, संस्कृति कह लें, तो वैदिक कल्चर में हमको वर्ण व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। वर्ण व्यवस्था मतलब 4 प्रकार की जातियों के वर्णों के प्रमाण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला आपको एग्जाम्पल दिया था। लेकिन आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में आओगे तो आपको वर्ण व्यवस्था के प्रमाण या फिर उस चीजों के प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ ये मोटे मोटे तौर पे हमने आपको बताया कि ये आपका क्या था, ये आपका अंतर था। अब इसमें से यदि किसी को इस टॉपिक में से कोई कंफ्यूजन है तो बताए भाई। सर एक डिफरेंस तो ये भी लिख सकते हैं ना कि वैदिक कल्चर में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए थे बट सिंधु में सभ्यता में नहीं हुए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ मेटल। आप बिल्कुल लिख सकते हो कि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे के ज्ञान से परिचित थे, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं थे। उन्होंने उसके अलावा तांबे का, कांसे का, सोने का, चांदी का इसका प्रयोग किया है, लेकिन अन्य जो आपका बचा लोहा, उसके प्रयोग से परिचित नहीं थे। और कुछ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु के प्रयोग से अपरिचित थे। आपके पास ऑप्शन में दे देगा कांसा, तांबा, लोहा, टीन। तो आप लोग गलती कराओगे भैया, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वह लोहे के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। और कोई कुछ कंफ्यूजन, नहीं तुम आगे बढ़े भाई। सर एक और चीज पूछना था। सर एक जी डिफरेंस बताइए। मैं ये भी बुक में पढ़ी हूँ कि वैदिक कल्चर में बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है और हाथी का उल्लेख भी कम ही मिलता है, लेकिन सिंधु सभ्यता में मुहरों पर मतलब बाघ का और हाथी का अंकन प्राप्त है। ठीक है, बढ़िया है, सही बात है। वेदों में बाघ एवं हाथी का उल्लेख तो वास्तव में नहीं है, लेकिन जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील एंड सीलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको कई प्रकार के जानवरों की सूची मिलती है, तो उसमें बाघ एवं हाथी का डिपिक्शन किया गया है उनके सीलिंग्स पे। इतना चीज जान लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी चीजें हम आप बात करते हैं कि ये पौधा था तो ये जानवर मिल रहा है तो ये चीजें मिल रही हैं, ये आधार मुख्यतः वहां से प्राप्त होने वाली मुहरें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने मुहरों के ऊपर विभिन्न प्रकार के जानवरों, वृक्षों, विभिन्न प्रकार के अक्षरों का अंकन किया है, जिसको देखकर उनकी आकृति को समझकर हम पता लगा पाते हैं कि उस समय कौन सी मतलब जानवर या फिर जो पशु हैं वो निवास करते रहे होंगे उनके साथ में। बताइए भाई, और कुछ। एक क्वेश्चन बताइए, देखिए मैं बताना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मैं बताने ही वाला था। अब एक एक करके पूछूंगा, आप लोग बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वैदिक सभ्यता का विकास किस अर्थव्यवस्था के आधार पे हुआ था, या फिर वैदिक अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। जिसको भी आ रहा है भाई कृषि बताइए, समय और पशुपालन। हाँ, कृषि पशुपालन कह लें या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कह लें, दोनों सही है। ठीक है, तो जो वैदिक सभ्यता का विकास था यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था। सभी से पुनः विनम्र निवेदन है कि जो चीजें एक्स्ट्रा पॉइंट में होंगी उनको नोट डाउन कर लेंगे या फिर उसको लिख लेंगे कहीं पे, नहीं तो काम बाद में होगा कि नहीं पढ़ाया गया, तो एक्स्ट्रा पॉइंट वाली चीजें लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय वैदिक साहित्य में जो वेद हैं इनकी समानता किस ईरानी ग्रंथ से की जाती है। बताइए भाई। नहीं पता? वो है ईरान की धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक, जिसका नाम है जेंद अवेस्ता। हमने पहले ही क्लास में बताया था, जब वैदिक कल्चर हम लोग शुरू कर रहे थे तो वहां बताया
कि कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो वैदिक साहित्य में जो वेद हैं, उनकी जो लिखावट है, वो मानते हैं कि वो ईरानी धर्म ग्रंथ जेंद अवेस्ता से प्रभावित है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि दोनों में सिमिलर हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। किससे समानता बताई जाती है? जेंद अवेस्ता से। और जेंद अवेस्ता क्या है? यह एक ईरान की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताइए, राजनैतिक स्थिति में समाज में कुल का प्रमुख कौन होता था? कुल का प्रमुख कौन होता था? कुलप। जन का प्रमुख? जन का सर जनपति। विश्व का प्रमुख? विश्वपति। चलिए ठीक है, वेरी गुड। ग्राम का प्रमुख? ग्रामीणी। 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 तो ऋग वैदिक राजनैतिक स्थिति में समाज में सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई क्या थी? कुलप। कुलप नहीं, कुल। कुलप तो वहां का जो प्रमुख होगा उसको बोलेंगे, कुल थी, उसको परिवार भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी इकाई? जन। जन। ठीक, अगला क्वेश्चन। रत्निन किसे कहा गया है? रत्निन, देखिए बताना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बता दे रहा हूँ। रत्निन किसे कहा गया? किसी को जानकारी है? किसी श्रीवास्तव यस सर। बताइए, रत्निन किसे कहें? सर किसी को तो कहा गया है, किसे कहा किसी गया? को कहा गया है ना? हाँ सही बात है। अब भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? कोई तो है, नाम याद नहीं आ रहा, कोई है लेकिन। सही बात। सॉरी सर। सर कोई राजा को कहा गया है। राजा को रत्नी नहीं कहते हैं भाई। अरे आपकी जैसे वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, प्रधानमंत्री के सहायता के लिए, विभिन्न प्रकार के सलाहकारों के लिए, सलाह के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, ठीक उसी प्रकार उस समय राजा के सलाह मशवरा, उनके कार्यों के बंटवारों के लिए, राज्याभिषेक के अवसर पर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, ग्रामीणी हो गए, रथकार हो गए, उनके कर्मकार हो गए, मतलब ये जो चीजें मुख्य रूप से हैं उन्हीं को रत्निन बोलते थे। तो बस इतना कंटेम्प्रेरी समझिए कि जिस प्रकार वर्तमान में राजा का, जो कि प्रधानमंत्री हमारे देश का राजा होता है, उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, उसके अपने मंत्रिमंडल होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार वैदिक काल में भी राजा का जनपति का क्या होता था कि अपना क्या होता था, उसके कुछ प्रमुख व्यक्ति होते थे जिससे वो सलाह मशवरा करता था, बाकी अन्य कार्य करता था, उसी को उसका रत्निन बोलते थे। ठीक है, क्लियर है भाई? सर इसे Yes. नॉर्मली पदाधिकारी कह सकते हैं। हाँ, जैसे कि अब मान लीजिए कि उस, जैसे मैंने ऋग्वैदिक आपको पढ़ाया स्थिति कि सबसे छोटा कुल, फिर उसके बाद ग्रामीणी, कुलप, फिर ग्रामीणी, फिर आपका विस्पति, फिर जनपति, या फिर उसको राजा कहेंगे। तो मान लीजिए राजा प्रमुख हो गया, तो राजा के इर्द गिर्द जो आपके ग्रामीणी हो गए और आपके विस्पति हो गए, यही मुख्यतः आपके राजा के रत्निन के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, जी सर। अगला पॉइंट कि भाई ऋग वैदिक समाज किस प्रकार का परिवार था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों? पितृसत्तात्मक। हेलो सर।
है। हेलो, हेलो, आवाज जा रही है यस भाई? सर, अब आ रही है। यस सर। ओके ठीक है, तो बीच में वो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया था, लाइट चली गई है, तो थोड़ा टाइम लगता है लाइट जाने के बाद इन्वर्टर वाले में। सो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि ऋग्वैदिक जो समाज था या फिर जो आपका ये वैदिक काल का समाज था वो किस प्रकार का समाज था। तो आपको बताइए भाई, पितृ अभी कुछ देर प्रधान था पहले ही सर। बताया। पितृ। पितृ सत्तात्मक था। तो दो प्रकार के समाज होते हैं, एक पितृ सत्तात्मक होता है, एक मातृ सत्तात्मक होता है। पितृ सत्तात्मक का मतलब जो समाज पुरुष प्रधान हो। जैसे में दो प्रकार आपके अधिकांशतः जो समाज मिलेंगे, चाहे वो मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, शुंग काल हो, कोई भी जो काल है, ये मुख्यतः आपको पितृ सत्तात्मक मिलेंगे। लेकिन दो को छोड़ के, उसमें एक आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा आता है आपका क्या, आपका आता है, बताइए भाई दूसरा क्या आएगा, हम आपको बता चुके हैं। क्या किसी बोले हैं सर, एक का फिर से नाम, बोलिए जरा। किसी एक ऐसे साम्राज्य या फिर राजवंश का नाम बताइए जो मातृ सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक नहीं है। सर सातवाहन बताए थे ना। हाँ जी हाँ, तो सातवाहन राजवंश जो है यह मातृ सत्तात्मक है। दो बस आपको ध्यान में रखने हैं, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा आपका सातवाहन राजवंश। दोनों के दोनों आपके मातृ सत्ता। हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे पता चला कि मातृ सत्तात्मक है, क्योंकि यहाँ पर मदर गॉडेस की मूर्तियां जो मातृ सत्तात्मक की चीजों को दर्शाती हैं। और आपका कि मातृ, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे या फिर इनके जो अभिलेख मिलते हैं उससे पता चलता है कि वहां पे जो महिला प्रधान समाज था। और इससे भी पता चलता है कि राजा अपने नाम के आगे अपनी माताओं के नामों को धारण करते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, तो उनके जो नाम आगे हैं गौतमी और वशिष्ठी, उनके माताओं के नाम है। तो इस प्रकार से आपको पता चलता है कि वहां का जो समाज था वह क्या था, वह आपका मातृ सत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन बताइए कि लोहे के लिए किस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया है। बताइए भाई, सर लोहे के श्याम लिए। अयस। देखिए दो चीजें हैं, कृष्ण अयस्क कह लें चाहे श्याम अयस्क कह लें, दो चीजें हैं। एक शब्द है अयस, और उसी अयस शब्द में यदि आप श्याम या फिर कृष्ण जोड़ देंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। जो अयस शब्द है, अयस शब्द का तात्पर्य है तांबे से, ठीक है। खासकर वहां पे एक शब्द दिया है लौह अयस। लौह अयस का मतलब तांबा है, ध्यान रखिएगा, लौह अयस का मतलब लोहा नहीं है। लौह अयस या फिर अयस जो मुख्यतः है उसको पहले तांबे के रूप में जानते थे। लेकिन वहीं पर कृष्ण अयस या फिर श्याम अयस जो है, यह किस रूप में जाना जाता है, यह लोहे के रूप में जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, मैचिंग के लिए आता है तो गलत नहीं करेंगे। लौह अयस्क या फिर जो अयस है यह लोहे के सॉरी तांबे के रूप में जाना जाता है। कृष्ण अयस या फिर जो श्याम अयस है इसका उल्लेख लोहे के रूप में किया गया है। क्लियर है। यस यस सर। सर। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सॉरी वैदिक कल्चर में, वैदिक संस्कृति में किस प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था। सर एक क्वेश्चन मैं पूछ हम्म, लूं। पूछ सर लीजिए। अगर वैदिक कल्चर का बात आता है तो उसमें सर दोनों ही है ना, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो सर हाँ, जैसे आपने प्रश्न किया है तो सर उसमें तो दोनों होगा, क्योंकि जब दोनों का डिफरेंस आप बता रहे थे तो बता रहे थे ना कि ऋग्वैदिक काल में BRW और उत्तर वैदिक में PGW, तब तो दोनों आंसर लेकिन होना मुख्यतः चाहिए। किसकी प्रधानता है, बताइए, मुख्यतः किसकी प्रधानता है। BRW PGW ठीक है,
प्रधानता किसकी है? कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में थाली जो है स्टील की बनी है, तो अधिकांश घरों में भारत में थाली किस चीज की है? स्टेनलेस स्टील की है। कुछ एक घरों में थाली जो होगी वो चांदी की होगी, और कुछ एक जो बहुत बड़े पैसा वाले होंगे वहां पे थाली उनकी सोने की होगी। लेकिन अधिकांशतः प्रधानता किसकी है? स्टेनलेस स्टील की है। ठीक उसी प्रकार हमने बताया आपको कि उत्तर वैदिक काल में BRW है, और आपके अर्ली वैदिक पीरियड में वो क्या है? PGW, यही बताया था। यस सर। यस सर। तो इन दोनों में मतलब यदि मोटे मोटे तौर पे यदि हम वैदिक काल को देखें और न बांटे, तो आपको पता चलेगा कि जो PGW है, पेंटेड ग्रे वेयर है, इसकी प्रधानता हमको वहां पर दिखाई देती है। यदि कभी भी ये पूछे कि वैदिक काल में किस मृद भांड का प्रयोग किया जाता था, तो आप उसको PGW से जोड़ेंगे। PGW का कोई फुल फॉर्म बताए भाई? पेंटेड ग्रे पेंटेड ग्रे वेयर। वेयर्ड। वेयर्ड मत करिएगा, वेयर, WARE। पेंटेड ग्रे वेयर हिंदी में क्या बोलते हैं? चित्रित धूसर मृदभांड। और NBPW का फुल फॉर्म बताइए। सर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी कृष्ण NBPW परिमार्जित को, मृदभांड। वेरी गुड। उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृदभांड बोल लें, या फिर हिंदी इंग्लिश में बोल लें नॉर्दर्न बैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद हम लोग कल की क्लास से नेक्स्ट चीजें करेंगे। पहली चीज तो ये बता दें कि एक चीज हम आपको बताना भूल गए कि ठीक है, विभिन्न प्रकार के देवताओं के उल्लेख मिलते हैं, और उनमें से सबसे खास एक क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक साहित्य में आपके शूद्रों के लिए अलग से देवताओं के प्रधान मतलब कुछ चीजें वहां पे दी गई थी। वहां पे मिलता है कि शूद्रों के देवता के रूप में किस देवता को उल्लिखित किया गया है? बताइए, किसी को जानकारी है कि वैदिक साहित्य में कौन से ऐसे देवता थे जिनको शूद्रों के देवता कहकर बोला गया है, बताया गया है? नो सर, मुझे तो नहीं पता। किसी को जानकारी है? नो सर। हम एक चीज यहाँ पे देखे हैं अपने क्लास में कि जिस दिन क्लास शाम में होती है 6 बजे या 7 बजे के बाद, या कभी 9 बजे हमने क्लास रखी, तो सबसे ज्यादा संख्या 9 बजे वाली क्लास में रहती है, और सुबह संख्या कम हो जाती है। ऐसा कहाँ है भैया? सर सो के सोते उठ नहीं रहते हैं ना पाते सब हैं? लोग। हाँ, हमको भी यही लगा कि सो के उठने में बड़ी तकलीफ होती है ना। चलिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये था कि शूद्रों के देवता के रूप में किसे जानते हैं, तो ध्यान में लिख लीजिए, कहीं पे याद कर लीजिए, पूसन है। न पूसन जो है, इनको शूद्रों के देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, पूसन देवता के रूप में। अब देखिए, कुछ चीजें जो छूटी होंगी, जब याद आएंगी तो हम उसको अगले क्लास में बता देंगे। खैर, अभी तक जितनी भी चीजें हमको लगती हैं कि होनी चाहिए, हमने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। ठीक है, अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए भाई। सर हिस्ट्री से तो हम्म। नहीं है, लेकिन पॉलिटी से एक क्वेश्चन है। पूछिए। सर कल अमरजीत सर जब क्लास ले रहे थे, तो उस समय हम्म। उन्होंने बताया, सर 3 डेट हो गया है कि दिल्ली को एज अ राजधानी जो है वो कब बोला गया था, मतलब कब उसकी घोषणा की गई थी। तो सर आप हम्म। बताएं कि घोषणा की गई थी 1911 में, लागू हुआ हम्म। 1912 में, और कल हम्म। ज्योग्राफी वाले सर बता रहे थे कि उसका उद्घाटन जो है वो हुआ है 13 फरवरी 1931। 1931 को। हाँ, भारत की राजधानी के रूप में। अब सर मैं एकदम कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअली में क्या है, आंसर क्या होगा। मैं आपको पूरा डिटेल भेज दूंगा, आप चिंता न करें। और कोई क्वेश्चन? जो एक नो। चीज समझ लीजिए, जब जॉर्ज पंचम भारत आए, तो जॉर्ज पंचम के भारत आने के पहले पहले जो दिल्ली थी, वो मतलब पहले जो राजधानी कलकत्ता थी, उसको ट्रांसफर करके दिल्ली लाया गया। रीजन क्या था
कि पहले बंगाल में वो शासन करते थे और बंगाल का जो क्षेत्र था वो बंगाल का क्षेत्र वो कलकत्ता से गवर्न कर सकते थे आसानी से। लेकिन जैसे जैसे उनका शासन काल का जो शासन का जो क्षेत्र फैला, क्योंकि पहले वो इस उद्देश्य से आए थे क्योंकि उनको बंगाल पे शासन करना था। बंगाल पे शासन करने का रीजन क्या था कि वहां की जो रेवेन्यू थी वो देश के अन्य भागों से बहुत ज्यादा थी, वहां पे वो विकसित शहर था। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने भारत के अन्य भूभागों पर अपना शासन स्थापित किया तो इनको ये लगा कि बंगाल से कंट्रोल ये नहीं कर सकते, तो इनको सबसे अच्छा जो स्थान लगा वो स्थान लगा दिल्ली, कि दिल्ली से वह अन्य सभी भागों में अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने दिल्ली को एज ए कैपिटल उन्होंने चुना। 1911 में इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये घोषणा करा दी कि हम जो है अब कलकत्ता से अपनी राजधानी ट्रांसफर करेंगे नई दिल्ली, दिल्ली, नई दिल्ली बाद में बनी है आपकी। उसके बाद वास्तव में ये जो आपकी मतलब कि दिल्ली स्थापित हुई या स्थानांतरित घोषणा 1911 में कर दी गई, लेकिन ये हुई कब? देखिए 3 चीजें हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिए। सर की चीजें क्या है, हमारी क्या चीज, सुनिएगा। 1911 में घोषणा हुई, 1912 में यह क्या हुआ कि ठीक है भैया दिल्ली हमारी राजधानी बन गई, लेकिन वास्तव में इसे कब दर्जा मिला, कब क्या है, ये चीजें अलग हैं। जैसे मान लीजिए कि आज मोदी जी ने कहा, जैसे आप लोगों ने अग्निवीर और ये जो अग्निपथ वाली स्कीम है, मान लो किया, उन्होंने जिस दिन उसे पार्लियामेंट से पास करा लिया, ये हो गया उस दिन कि वो चीज होगा, तीसरी दिन वो होगी जिस दिन से वो लागू होगा। तो कुल 3 फेज हैं, एक प्रस्ताव देना, दूसरा उसको पास कराना, तीसरा होता है उसको क्या करना कि आपको वास्तविकता में उसको लागू कराना। तो वही 3 फेज आपके दिल्ली में भी देखने को मिलते हैं, जिसको मैं आपको डिटेल में जानकारी भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा।